Hello and welcome back my dear student. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and this is Tutorial Lab Daily 2.1. As you know that this is our fourth lecture of polynomial. We had also read about introduction of polynomial in previous lecture. In this lecture we have to read coefficient, value of polynomial and classification of polynomial on the basis of term and power. Okay, and I will try to understand everything with better explanation. Let's start. हाँ, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज ऑल द टॉपिक दैट रीड इन प्रीवियस लेक्चर. तो सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि राइट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसका मतलब हुआ कि चार और अचर को, है ना, निम्नलिखित अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चार और अचर को लिखो. ठीक है, तो जैसे कि देखिए शुरू करते हैं. तो आप लोग को तो पता ही है कि वेरिएबल क्या होता है या कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है, तो बस शॉर्ट में रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, और यहाँ जो आपको जो अलजेब्रा सिखाया जा रहा है या अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक बिल्कुल इससे आसान भाषा में और कहीं नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइए. ठीक है, और बाकी लेक्चर का भी जो लिंक है, लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, है ना. क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है कि 3x² प्लस 4y माइनस 6, 3x² प्लस 4y माइनस 6. इसमें बताना है आपको कि कौन सा वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है. ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन यहाँ से लिख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेरिएबल. क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स या वेरिएबल जो भी है ये चलेगा. ठीक है, और यहाँ पे एरो दे देंगे या इक्वल भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वेरिएबल हो गया और सेकंड में क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट. ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट. अब देखिए कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है. तो जैसे कि आपको बताया गया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि वेरिएबल उसी को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो. क्योंकि जब भी हम लोग बचपन में नंबर सीखे थे तो वहाँ पे ऐसा नंबर थोड़ी था 1 2 3 4 इस तरह का नंबर सीखे थे. ठीक है, ऐसा थोड़ी नंबर था 3x 1x 2x. ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं है तो वो वेरिएबल कहलाएगा. और बोले थे आपको सबसे आसान भाषा में याद करने का तरीका बताए थे कि जिसमें अल्फाबेट का कोई भी लेटर आ जाए, ABCDEFGH कुछ भी आ जाए XYZ, तो वो हमारा वेरिएबल होगा. तो बताइए कि देखिए यहाँ पे ABCD का अक्षर आ गया है कि नहीं, अल्फाबेट का लेटर यहाँ भी एक आ गया है. तो कहेंगे कि ये दोनों जो है हमारा, एक है 3x² और है 4y, ये दोनों हमारा क्या हो गया? वेरिएबल. और कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट तो आपको पता है कि जो हमेशा अकेला होता है. ठीक है, तो बताइए कांस्टेंट में अकेला कौन है? तो 6 है. तो 6 नहीं बोलेंगे, -6 बोले थे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफाइन बताए थे कि ऑल रियल नंबर आर नोन एज कांस्टेंट. तो ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होगा? रियल नंबर में तो दुनिया का सारा नंबर आता है कि नहीं. तो उसमें क्या हो सकता है? इंटीजर्स भी तो आ सकता है. तो -6 जो है एक तरह का इंटीजर्स ही ना हुआ, तो कहेंगे कि कांस्टेंट में कौन हो गया? -6. बस ऐसे याद रखो, जिसमें अल्फाबेट का लेटर है वो वेरिएबल और जो विदाउट लेटर का है वो क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया. क्लियर. चलिए, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. ये सम टू दम आप लोग 6 7 में सीख के ही आए हो. सेकंड क्वेश्चन क्या? x²y. अब बताइए कि ये क्या है. ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन है? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है 3a प्लस 3/4 माइनस 6/2x. ठीक है, ये नहीं था, क्या था? 3a प्लस, ठीक है, 3a प्लस 3/4 माइनस 6 कितना है? 6/2x है. ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब बताइए कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन सा है. तो बताइए, कितना आसान है बताना. जैसे आप लोग पिछला क्वेश्चन को किया वैसे यहाँ भी लिख लेंगे हम लोग.
वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे कांस्टेंट। अब बताइए कौन कौन है, मतलब कि चार कौन है और अचर कौन है, हिंदी में बोलते हैं इसको चार और अचर। तो बताइए, देखिए इसके साथ अल्फाबेट का लेटर आया ना, ABCD का कोई भी अक्षर आया कि नहीं, तो बोलेंगे कि ये हमारा 3A हो गया वेरिएबल। और कौन है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो ये सिर्फ 6/2 मत लिखिएगा, इसमें माइनस भी लगाना है क्योंकि साइन हमेशा साथ में रहेगा, ठीक है। इसके साथ भी साइन है प्लस का, लेकिन आपको पढ़ाए थे कि प्लस का साइन हमेशा क्या होता है, इनविजिबल होता है किसी भी नंबर के पहले, अगर वहां पे कोई साइन नहीं है तो क्या होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। और कांस्टेंट कौन हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, प्लस लिखे या नहीं लिखे वो तो है ना सही होता है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा है, किसी तरह का वेरिएबल कांस्टेंट आपको पास सामने आ ही गया हो कि क्या होता है, तो कहीं भी आपको अल्फाबेट का लेटर नजर आए तो हम बोल देंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग कि वो जो है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा होगा कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इसमें बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, टाइप्स को बताना है। तो जैसे पढ़ाए थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप्स होता है ना, पढ़ा था ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, है ना, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब टर्म के आधार पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टाइप्स होता था वो सिखाए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, है ना। ये सब सारा आपको लेक्चर 3 में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो, फिर भी ये सब चीज़ सब लोग जानता है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा होगा, तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजक के, है ना, के प्रकार को पहचानो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन है 6x + 6, है ना, 6x + 6। अब बताइए कौन सा टर्म होगा, यहाँ पे साइड में ही लिख देंगे हम लोग, है ना, उतना क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि क्या है, ठीक है, डायरेक्ट नेम लिख देंगे। बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, तो बताइए एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, है ना, तो दोनों टर्म ही तो हुआ, यानी कि टोटल कितना टर्म हुआ, तो 1 2, यानी कि टोटल कितना टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ। तो जिसमें 2 टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, क्या हो गया, बाइनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विपदी, हिंदी में से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट सेकंड, स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा है, ठीक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिया होगा। तो x² y है, तो x² y जो है ये कैसा टर्म होगा, बताइए, कितना, 3 2 1 2 ऐसे। तो कितना बार बताए थे, प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें क्या बताए थे कि टर्म को हम लोग केवल प्लस या माइनस से ही सेपरेट करते हैं, इनटू और डिवीजन से सेपरेट नहीं करेंगे। तो बताइए ये सब इनटू में ही ना होता है, सिखाए थे कि नहीं। तो बताइए अगर इनटू से सेपरेट करेंगे तो ऐसे तो लाखों टर्म बना देंगे हम लोग, नहीं बना देंगे। देखिए x² × y, अब बताइए आप 1 लिख सकते हैं कि ना अपना मन से। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 1 × x² है ना, 1y × 1 × 1, है ना। तो ऐसे नहीं है, ये सब चीज बता चुके हैं कि टर्म्स को केवल हम लोग प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं, ठीक है। इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो साइन होता है उससे सेपरेट नहीं करते, वो सिंगल कहलाता है। तो बताइए हमारा एक ही टर्म हो गया ना, सिंगल टर्म हो गया। हाँ अगर यहाँ पे कोई साइन आ जाएगा तो कहेंगे कि हाँ 2 टर्म है, ऐसे बोलेंगे कि 1 टर्म है, ओनली एक ही टर्म है, ठीक है। तो जैसे कि बताइए इसका क्या नाम होगा, एक टर्म वाले को क्या बोलते थे वहाँ पे, मोनोमियल, है ना, मोनोमियल बोलते थे। जिसमें एक टर्म उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा बड़ा दिखा दे रहा होगा, जैसे कि क्या है 3x² + 3x + 4 - 15y, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x², यही ना है, 3x² + 3x + 4, 3x + 4 - 15y, ये रहा हमारा, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना टर्म्स है, तो काउंट कर लीजिए, प्लस माइनस से तो अलग करना है कि नहीं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, नहीं है, देखिए टोटल टर्म देखिए, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी टोटल कितने टर्म्स हो गया, 4 टर्म। तो जिसमें जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म होता है यानी कि 4 टर्म्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें मतलब सारे टर्म्स का रिवीजन आपको हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y - 6। 2x + 3y - 6, बताइए इसमें कितना टर्म है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 3 टर्म। 1 2 3, 3 टर्म में क्या है? 2 टर्म वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, तो मिलकर पूरा टर्म ही ना हुआ, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टर्म, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें क्या लिखा, मतलब सॉरी क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। यानी कि यहाँ तक आपको क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अभी रेज करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y, 3x + 2y माइनस कितना है, -3y -3/4y है, ठीक है, -3/4y ऐसे है। ये रहा क्वेश्चन। और इसमें आप बताइए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जब उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल का वैल्यू गिवन होगा तभी ना करेंगे। तो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि क्या करते थे हम लोग कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल पुट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारा मान जो प्राप्त होता था उसको पुट यानी कि रखने पर, तो वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता था, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 3x + 2y - 3/4y, 3/4 यानी सॉरी 3/4y ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या करना बोल रहा है कि x का वैल्यू रखना है 2 और y का वैल्यू रखना है 1/3। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि इफ, जैसे स्क्रीन पे दिखा दे रहा है कि इफ x = 2 एंड y = 1/3, ये रहा। कहने का मतलब है कि वेरिएबल x का मान 2 है और y का मान 1/3 है, तो बताइए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो बताइए, थोड़ा सा इसको अलग कलर से लिख देता है, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका वैल्यू फाइंड कीजिए जल्दी से। ये सब हम लोग लेक्चर 2 में भी सीखे थे, है ना। शुरू करते हैं। बताइए सबसे पहले आपको क्या प्रॉपर्टी बताए थे वेरिएबल का, जैसे ये वेरिएबल है ना, ये वाला नंबर है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना। तो बताइए इसका क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि वेरिएबल हमेशा इनटू के फॉर्म में होता है, ठीक है। देखिए इनटू के फॉर्म में होता है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अगर इनटू के फॉर्म में नहीं होगा तो 32 बन जाएगा, है ना। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, आप लोग भी ऐसा मत करना। आगे क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो क्या देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 × x के जगह पे क्या रखा जाएगा, बताइए x का वैल्यू पुट कीजिए 2। देखिए अब बहुत से बच्चे लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता है, 3 × 2 = 6, ठीक है, कोई जरूरी नहीं उसको बताने का। तो ये हमेशा इनटू के फॉर्म में होता है। इनटू के फॉर्म में क्यों होता है, इसके बारे में बस थोड़ा देर बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पता करेंगे, जब हम लोग फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 जो भी है। अच्छा अब यहाँ पे y का मान क्या रखना है, y का मान रखना है 1/3, क्लियर है। देखिए प्लस y का वैल्यू देखिए वहां से कितना है, देखिए y का वैल्यू है 1/3, ठीक है, 1/3। अब क्या करेंगे माइनस, अब बताइए 3/4 यहाँ, और फिर y का वैल्यू रखना है। तो बताइए y के जगह पे क्या रखेंगे, इनटू में है ना, तो 1/3 रखना। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा। देखिए x के जगह पे 2 रख दिए क्योंकि x का वैल्यू 2 है, y के जगह पे 1/3 क्योंकि y का वैल्यू 1/3 है, और यहाँ भी y का वैल्यू, यहाँ थोड़ी कि दूसरा वैल्यू आएगा, जो एक बार दिया वही रखेंगे, ठीक है, वही पुट करेंगे। चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए सबसे पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई या ऐड। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को हम लोग करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन को रिमूव किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास
क्लास 6 में सिंप्लीफिकेशन जो जाएगा 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 2 1 देखिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है कि नहीं, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 बट्टा 3 1 जा 3 2/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, इसको हम लोग काट कर सकते हैं, अगर आपको मैंने तो अभी काट कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग फ्रैक्शन में सीख चुके हैं। तो ये 1 1 टाइम्स में कट गया था, तो ऊपर रह गया 1, नीचे हो गया 4, क्लियर है। देखिए 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ऊपर ऊपर से गुना करते हैं और नीचे नीचे से सिर्फ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ भी 1 बैठा लो, क्योंकि 1 छुपा होता है किसी भी नंबर के पहले, इस तरीके से। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इक्वल लाना है ना। अब एलसीएम ले लेंगे, तो बताइए 1 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। ऐसे निकालने आता है एलसीएम, 3 4 1, तो कितना, कोई टेबल में आएगा नहीं तो डायरेक्ट इनटू किया जाता है कि नहीं, ऐसे ये सब आप लोग सीखे होंगे एलसीएम वगैरह। तो बताइए कि 1 के टेबल में 12 कितना बार में, 12 बार में, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कैसा होता है, भीम का जोड़ जिसको बोलते हैं हम लोग। 3 के टेबल में कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 4 के टेबल में कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स। हम लिख लीजिए 6 का टेबल 12 बार पढ़िए, यानी कि 72, या 12 का टेबल 6 बार पढ़ो, ये सब चीज़ तो आपको आता है। 3 4 12 यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी कि -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन का क्रिया होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, या पहले बोला जाता है सेम साइन को प्लस करो, फिर उसके बाद जो भी है सब्ट्रैक्ट करो। तो बताइए दोनों तो प्लस में है, तो 72 और 8 कितना हो गया, 80 हो गया, -3/12 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 80 में से 3 को घटा लीजिए, कितना होगा, तो 80 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 77/12। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बताइए, अब ये जो है हमारा 77/12 जो आया है, यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू किसका है, तो क्या, जब यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1/3 रखा गया, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, 77/12 आया, ठीक है। इसी तरीके से मान रखने से क्या होगा कि आपको अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्लास 9th में लगभग 100 तो होगा ही, दोनों बुक मिला करके, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, और आपको एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल दोनों से आपको करवाया जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि x² + 3x - 7, तो इसको आप लोग होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखा दे रहा होगा, x² + 3x - 7, इसमें x का वैल्यू क्या पुट करना है, इफ x = -4/2, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आपसे होमवर्क नहीं भी होता है तो इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इसी वीडियो के नीचे सबसे पहले इसी का दिया रहेगा लिंक, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन का जो लिंक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो क्या है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। अब जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल के डिफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों चीज़ प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे उसमें कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पिछला लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला दिया गया जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि x² + 2, ठीक है। तो इसमें बताना है कि x² + 2 जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बताइए पॉलिनोमियल का वहाँ क्या क्या आइडेंटिफिकेशन सिखाए थे। तो सबसे पहले बताए थे कि पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं जिसका पावर हमेशा, पहला आइडेंटिफिकेशन तो यही था कि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है, जो पॉलिनोमियल में जो हमारा जो वेरिएबल होता है, या जिसके जो टर्म में लिखा होता है, x के टर्म में हो या y के टर्म में लिखा गया हो, ठीक है। तो उसका जो हमेशा जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 होता है, ठीक है। यही दो चीज़ होता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे x पे पावर कितना है 2, और यहाँ पे x पे पावर कितना छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो 0। बताया था ना कि x पे पावर 0, इसका मतलब 1 होगा वैल्यू, 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे बताया था ना कि यहाँ पे 0 है, हमेशा इंटू के फॉर्म में होगा, तो यानी कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 यानी कि 2 ही रहेगा, यानी x पे पावर 0 छुपा हुआ है, इनविजिबल है, ठीक है। तो अब देखिए शुरू करते हैं। तो बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं।
तो हमारा ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पे पावर कैसा है, सब पॉजिटिव पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, हमारा ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ बोल देंगे डायरेक्ट यस लिख देंगे, यस नो करेंगे कि हमारा ये पॉलिनोमियल है, या क्या देंगे कि इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे उतना बस समझने के लिए लिखते चलिए, अपना लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड में, यस है। अच्छा, इसको देखते हैं ये है कि नहीं पॉलिनोमियल, इसको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। ट्रू या फॉल्स करो, या यस या नो करो, जो भी है। तो देखिए यहाँ पे भी पावर सबका क्या है, प्लस में है। कैसा है, प्लस में पावर है ना। तो जब भी पावर पॉजिटिव हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो कहेंगे किसी भी चीज का, तो कहेंगे कि हाँ वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का यहाँ पे क्या है, सेकंड डिफिनेशन के अनुसार कि पावर हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे पावर भी पॉजिटिव दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कि हाँ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है बट्टा में हो या कैसे भी हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट में भी हो सकता है ये। ठीक है, बस हम लोग को ये देखना है कि ये जो है ना पावर पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये भी हमारा यस है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा ये पॉलिनोमियल है, कैसे, अभी अभी क्या सिखा है कि जिसका पावर अगर नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़े थे कि पावर ओनली पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होगा, या कभी भी पावर जो होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या था बताइए, -3 था, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? अच्छा यहाँ देखते हैं, बताइए, हाँ ये है। क्यों? अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो पावर हमारा पॉजिटिव है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन बताइए किसी भी नंबर पे अगर रूट होता है या कोई भी संख्या पे, इसका मतलब होता है कि 1/2 पावर होता है। रूट का मतलब होता है, क्लास 8 में आप सीखोगे रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, कि रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 कैसा है, क्या बताएं कि पावर क्या होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। अब बताइए यहाँ पे पावर कैसा आ गया हमारा, तो ये नेगेटिव तो लेकिन फ्रैक्शन में आ गया ना, तो कहने का मतलब पावर कभी भी ना तो नेगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए इस पे है, एक्स पे, इस पे होता तो चलता। देखिए यहाँ पे क्या था कि √2 पे है, सॉरी रूट जो है वो किस पे है, 2 पर है। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रूट x पे है, तो x पे अगर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इसका पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये जो है हमारा क्या, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये पॉलिनोमियल है, देखते हैं इसको भी, बताइए। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, यही तो देखना है बस। नो। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल है, बोलिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक टर्म नहीं है। अच्छा हाँ, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन पढ़े थे कि 2 या 2 से अधिक टर्म होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे सबको पता लग रहा हो कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना मान से कहीं भी जीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें 2 टर्म हो गया कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म बन गया, अपना मान से बना दिए। तो यही इसीलिए तो पॉलिनोमियल चैप्टर को बिल्कुल अलग किया गया है। बस वहाँ पे हम लोग 6 या 7 या 8 में सीखते थे कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। तो वहाँ बस पॉलिनोमियल में डिफिनेशन दिया गया था कि जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो, है ना, ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच हैव 2 और मोर टर्म। लेकिन यहाँ हम लोग बिल्कुल अलग सीखेंगे, इसीलिए तो क्लास 9th में पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है बिल्कुल सेपरेट किया गया है। ठीक है, जो हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ तक में क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये भी हमारा यस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब जो दिया गया जो पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, मानक रूप में लिखना है। तो आपको बताए थे कि पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है ना, क्या बताए थे कि या तो
पॉलिनोमियल का जो पावर होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे, कहाँ पे, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि -3x² + 4 + 9x, ठीक है। पहला क्वेश्चन है -3x² प्लस कितना, +4 + 9x, ठीक है। इसको लिखना आपको कैसे फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में लिखना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा देना, अरेंज कर लेना है। तो बताइए अरेंज कैसे करेंगे, या तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग ज्यादातर चीज में क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ही ले रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को माने तो असेंडिंग में भी लिख लेना। आप बताइए यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पावर कितना छुपा हुआ है 4 के साथ, बताइए। तो 4 के साथ पावर कितना है, 0। बोले थे ना कि जब अकेला नंबर है उसके साथ 0 पावर छुपा रहेगा, क्योंकि x पे पावर 0 है ना, क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 4 1 जब 4 ही तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर के लिए वेरिएबल का काम कर रहा है यानी इनटू के फॉर्म में रहेगा, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे हम पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बताइए अब इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो बस इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बोलिए सबसे ज्यादा पावर ये है हमारा -3x², है ना। ये सब नहीं देखना, पावर देखना, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, +9x था, ठीक है। 1 लिखना तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सब जगह इनविजिबल होता है। पहले भी 1 इनविजिबल होता है, किसी के ऊपर भी इनविजिबल 1 होता है, किसी के नीचे भी। जैसे कि फ्रैक्शन बनाते थे ऐसे, तो यहाँ पे दिखते थे ना कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है, बच्चा लोग को सिखाया जाता था, तो इसमें 1 इनविजिबल होता है, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, लास्ट में क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया इसका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, 5x³ + 3। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5x³ + 3 इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। 5x³ + 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बहुत लोग सोचेगा इसमें तो टर्म ही गायब है, 3 के बाद कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रहेगा आपको इस चीज को अभी, तो आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें काफी काम आने वाला है। तो बताइए पावर को कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3, अब बताइए कुछ नहीं है, तो हम लोग सीखे हैं कि अरे अपना मान से तो 0 को तो ऐड कर ही सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा नंबर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0x²। अब बताइए इसका मतलब क्या होगा, 0 ही ना होता है, क्योंकि ये तो इंटू में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 0 होगा। तो बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए ऐसे लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे अपना मान से, 0x पे पावर 1, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, पता है कि यहाँ पे 0 पावर होता है तो 3 हो ही गया लास्ट में। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरीका से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 2 है ना, 2y³ + 6y², उसके बाद क्या है प्लस 5y पे पावर 4 है, +6 है -6, मतलब ये y के टर्म में लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे अरेंज करोगे, तो सबसे पहले लिखोगे, यहाँ पे बता दे रहे हैं, बस आप लिख लेना, क्योंकि सारा क्वेश्चन जरूरी नहीं करना। तो इसमें आप लिखना, सबसे पहले लिखना क्या कि 5y पे पावर 4, पहला ये लिखना है ना, 5y⁴ पहला ये लिखना। उसके बाद क्या लिखना हम लोग को, फिर लिखना 2y³ क्यूब मतलब कि 3, क्यूब का मतलब जिस पे पावर 3 हो, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर 2 होना चाहिए, और क्यूब का मतलब पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। पावर का मतलब जो ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 5y पे पावर 4, उसके बाद क्या लिखेंगे 2y³, उसके बाद क्या लिखेंगे 6y², उसके बाद क्या लिखेंगे -3y, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे +6 लिखेंगे। तो इस चीज को आप खुद कर लेना, ठीक है ना, तो आप कर ही लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, है ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग पढ़े थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है कि इसका डिग्री क्या है। तो बस हम इसमें एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है।
तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए लिखा हुआ इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कि 5x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है 5x पे पावर इतना 4 है ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 4। ठीक है, उसके बाद क्या है 3x क्यूब प्लस उसके बाद क्या है 2x स्क्वायर। अब देखिए ये जो हो गया हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बताइए कि इसका डिग्री क्या हो गया। तो हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन में डिग्री जिसको हिंदी बोलते हैं बहुपद के घात, है ना, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जो इसका डिफिनेशन था कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे 4। सबसे हाईएस्ट कौन है देखिए, तो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन है 4 है ना, तो बोलेंगे 4 इज द डिग्री ऑफ, क्लियर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर, पॉलिनोमियल जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल। डन। अब इसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, है ना, जैसे लिखा है 7x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 4, थोड़ा बड़ा है तो इसमें जो सबसे बड़ा दिखा देगा बस उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे, जिससे हम लोग जो पहला टॉपिक है सबसे पहले जानेंगे कोएफिशिएंट के बारे में सीखना है। तो कोएफिशिएंट सीखने के पहले हम लोग फैक्टर सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब जितना भी आपको लेक्चर बताया जा रहा है सारा चीज एकदम जैसे कि अगर आप लोग 7, 6 में नहीं भी पढ़े या 8 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बस यहाँ का लेक्चर आप देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, बस थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ढंग से सीखना है किसी चीज को तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर एक दिन में ही सारा चीज आप अगर सीख जाते हो तो फिर ऐसा नहीं था, तो सारा सिलेबस क्या था, जो साल भर का सिलेबस है वो मतलब 6 महीना में खत्म करवा दिया जाता। लेकिन यहाँ पे दिया जाता है कि बच्चा लोग को साल भर इतना टॉपिक को पढ़ना है, तो इसलिए बस आराम से करते। जैसे ज़्यादा लेक्चर भी नहीं हुआ, अभी तो चौथा लेक्चर ही चल रहा है ना, ये तो 4th लेक्चर ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें कि फैक्टर क्या होता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा फैक्टर का डिफिनेशन। तो फैक्टर का डिफिनेशन क्या है, लिखा हुआ है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि फैक्टर जो होता है किसी भी गिवन नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर किसको बोलते हैं, तो एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब होता है जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से काट दे, है ना, पूर्ण रूप से काट दे, डिविजिबल हो जाए, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए एग्जांपल में फैक्टर जैसे हम बोलेंगे 6 का फैक्टर क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 6 को कौन कौन सा नंबर है जो पूरी तरह से कट करेगा, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, विदाउट रिमाइंडर, है ना, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो बताइए कौन सा नंबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 1 जो है ना 6 को पूरी तरह से काट सकता है कि नहीं, ऐसे डिवाइड करके चेक करेंगे ऐसे, तो कितना बार में 6 टाइम्स में काट दे। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, या कटफुट भी लिखते हैं हम लोग, बिहार बोर्ड वाला बच्चा ज़्यादातर कटफुट लिखता है, हम लोग तो 0 ही लिखते हैं। अब बताइए क्या 2 के टेबल ये भी हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये 2 मतलब कि 2 से भी ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो 2 भी इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा, और देखते हैं क्या 3 भी फैक्टर होगा, क्योंकि 3 भी 6 को डिवाइड करता है ना 2 टाइम्स में, है ना। उसके बाद क्या, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 खुद अपने आप को भी डिवाइड कर लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 टाइम में हो जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फैक्टर क्या होता है। तो कहने का मतलब फैक्टर को शॉर्ट में डिफाइन याद रखेंगे हम लोग। इसका मतलब कि 6 जो है वो कौन कौन टेबल में आएगा, कौन कौन पहाड़ा में आता है ना, टेबल कहना। तो बताइए 1 के टेबल में 6 आता है कि नहीं 6 टाइम में, हाँ, तो ये फैक्टर हो गया। अच्छा 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो हाँ, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, और यही फैक्टर तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए हैं। अब शुरू करेंगे फैक्टर के बाद हम लोग कि किसी भी मतलब कि टर्म्स का फैक्टर कैसे निकालेंगे, है ना, फैक्टर टर्म्स का कैसे निकालेंगे। और यही के बाद हमारा जो टॉपिक है वो होगा कोफिशिएंट, जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फैक्टर समझ में नहीं आएगा तो कोफिशिएंट भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन समझाने का तो बिना फैक्टर के भी समझा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको
कोई भी बेसिक चीज़ छूट जाए। हाँ, तो शुरू करते हैं। जैसे कि फैक्टर का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए हैं कि फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक हम लोग वहाँ तो हम लोग सीख रहे थे नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक टर्म का फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि 3x स्क्वायर वाई जेड, इसका फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब बस आपको वीडियो को देखना है ढंग से, बिना स्किप किए हुए, सारा चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसका फैक्टर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर वाई जेड, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग 6 का जो फैक्टर निकालते थे, इसका फैक्टर यहाँ पे इम्प्लाइड एट का साइन दे देंगे या ऐसे भी, और इसका फैक्टर लिखेंगे एक एक करके कि क्या क्या फैक्टर इसका हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग निकालते थे कि 6 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो 6 का फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, बोलते थे कि 6 को डिवाइड करो, कौन कौन नंबर से वो डिवाइड हो जाता है ना। तो वहां तो पढ़ते थे क्या कि इसका मतलब फैक्टर का मतलब ही बोलते थे कि कौन कौन टेबल में आता है, ठीक है। तो बताइए 6 कौन कौन से टेबल में आएगा। तो 6 जो है वो 1 में आ सकता है, 2 में, 3 में, 6 में। इसका मतलब हुआ कि 6 को ये सारे नंबर डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 क्या होगा यहाँ पे, बताइए पूरी तरीके से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे किसी नंबर को, तो हम लोग कहते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर है। और यहाँ पे दो चीज याद रखना है कि अगर जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 1 डिवाइजर का काम कर रहा है, तो इसको से डिवाइड किए 6 में, तो ये इसको पूरी तरीका से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो हम लोग कहेंगे कि जो डिवाइजर होगा वो भी आंसर होता है, और जो हमारा यहाँ पे जो बचता है, मतलब कि जो आंसर आता है डिवीजन का, जिसको हम लोग कोसेंट या क्वाइटेंट कहते हैं, वो भी एक तरह का फैक्टर हुआ। क्योंकि देखिए 1 भी यहाँ फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। लेकिन हम लोग शॉर्ट में याद रखते थे 6, 7 में कि बस कौन कौन टेबल में आता है वही फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग डिवाइड के माध्यम से ही इसको फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बताइए उसी प्रकार से स्टेप लेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि जो हमारा गिवन जो टर्म्स है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या है 3x स्क्वायर वाई जेड, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना से, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना बनेगा, कट करके बनेगा हमारा x स्क्वायर वाई जेड। इसका मतलब कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। और जो आंसर आता है, मतलब कि जो क्वाइटेंट आता है या कोसेंट आता है, वो भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीका से ये दोनों इसका फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट नंबर से हम लोग फैक्टर करेंगे। तो अब किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब इसका नेक्स्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही जो हमारे गिवन टर्म दिया गया है 3x स्क्वायर वाई जेड, अब इस बार इसमें क्या करेंगे ना, 3 से नहीं डिवाइड दिए थे तो आप देंगे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 3x स्क्वायर वाई जेड, ये बचेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट जो हो गया फैक्टर वो क्या होगा, एक होगा x स्क्वायर और एक क्या होगा 3x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। लेकिन इस तरीके से तो हम लोग बहुत सारा फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक बात और याद रखना, हम लोग को इस बात को रिमाइंड कर लीजिए कि अगर हम लोग को फैक्टर निकालना है तो डिवाइड उसी नंबर से करना है जो इस नंबर में शामिल हो, ठीक है, जो इसमें शामिल रहेगा, ठीक है ना, उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहले 3 है तो 3 से डिवाइड किए, फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से डिवाइड किए। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से y से डिवाइड करेंगे तो कुछ और नंबर आएगा, फिर z से डिवाइड करेंगे तो कुछ और नंबर आएगा। तो कहने का मतलब y भी फैक्टर होगा और z भी फैक्टर होगा, और फिर जो आंसर आएगा वो भी फैक्टर होगा। लेकिन इस प्रकार से सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना डिफिकल्ट चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक सिंपल वे क्या बना गया है, एकदम आसान तरीका कि बस सिंपल क्या करो सेकंड मेथड में कि पहले ऐसे लिख लो इसको 3x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे।
और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे कि सीखते थे 6 या 8 में इस प्रकार से सीखे होंगे ट्री मेथड से, यहाँ से इसको अलग अलग कंपाउंड में बांट देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे, बताइए अब एक एक करके नंबर को लिख लो। पहला नंबर क्या है 3, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर में डबल एक्स है y, उसके बाद क्या है z। तो यही हमारा हो गया फैक्टर। अब कहेंगे इसमें जितना भी नंबर है ना 3 x x y z ऑल फैक्टर है, या अगर इसको डबल डबल भी लेंगे तो भी फैक्टर होगा। तो इस प्रकार तो हम लोग बहुत सारा फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में कोफिशिएंट में, तो बस इतना ही याद रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि इसका फैक्टर 3 भी होगा, x भी होगा, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। और अगर डबल डबल भी बोलेंगे तो भी फैक्टर होगा। अगर y z को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे y z, एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। तो यही था हमारा फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको फैक्टर तो सीख लिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं डिवाइड देके। अब देखिए इसमें एक चीज और है, अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग इसको में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीका से डिविजिबल होगा। तो बस याद रखना है जो भी नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी नंबर आपको दिखाई देगा जो सम्मिलित है इसमें, इस टर्म को बनाने में जितना भी चीज कंबाइंड हुआ है उसी से एक एक करके डिवाइड देंगे, ठीक है। अलग से नहीं सोचेंगे, क्योंकि वहां तो हम लोग सोच लेते थे कि चलो 1 से डिवाइड देंगे, 2 से देंगे, है कि नहीं, नंबर वाला में। लेकिन इसमें क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे 3 से, एक्स स्क्वायर से, y से और z से, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को अलग अलग फैक्टर मिलते जाएगा। आई होप कि आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका फैक्टर ही हो गया। अब इससे आप बहुत सारा फैक्टर बना सकते हो, अकेले लिख सकते हो 3x लिख सकते हो, 3x स्क्वायर लिख सकते हो, x स्क्वायर लिख सकते हो, y लिख सकते हो, yz एक साथ लिख सकते हो, है कि नहीं, x y z भी लिख सकते हो। तो ये सारा फैक्टर ही है, बस इससे आप डिवाइड कीजिए, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और देखिए कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का हम लोग को झंझट दिखाई नहीं दे रहा है, जो आंसर है वो आ रहा है, ठीक है। तो बस यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे क्या, कोफिशिएंट। हाँ, तो अब देखेंगे कि कोफिशिएंट का क्या डिफिनेशन है, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिफिनेशन, तो जानेंगे कि कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक। तो सबसे पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसको डिफाइन है कि ऑल द फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि जितने भी फैक्टर होता है गिवन टर्म्स का, ठीक है, वही एक दूसरे का कोफिशिएंट कहलाता है या कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि कौन किसके गुना में है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे कि कोफिशिएंट को कैसे फाइंड करेंगे, और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाँ, तो क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 5 इन 5x स्क्वायर, मतलब कि 5 का कोफिशिएंट निकालो, किसमें, 5x स्क्वायर में 5 का कोफिशिएंट कौन होगा, ठीक है। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देखिए अभी अभी हम लोग सीखे इसका फैक्टर निकालना सीखे, ठीक है। तो ऐसे निकालते थे फैक्टर 5 इंटू x, ठीक है। तो बताइए ये सारे फैक्टर एक दूसरे के इंटू में होता है कि नहीं, ईच अदर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के गुना के रूप में होता है। अब बताइए अब हमको क्या निकालना है, 5 का कोफिशिएंट। तो इसका मतलब हुआ कि 5 को छोड़कर जितना भी है वो सारा फैक्टर कोफिशिएंट कहलाएगा। डिफिनेशन में भी तो यही लिखा है कि ऑल द फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ ईच अदर। तो बताइए इसका फैक्टर कौन होगा, 5 है, x है और x है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसका पूछा जाए फैक्टर कि 5 का क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 5 को छोड़कर जो भी फैक्टर है वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो बताइए x इंटू एक्स यानी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है,
शॉर्ट में कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे कोफिशिएंट को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे शॉर्ट में, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा बताइए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें काफी आप लोग को डिफिकल्ट हो रहा होगा, तो इसको शॉर्ट में याद रखेंगे कि कौन किसके गुना में है। तो बताइए, एक सिंपल तरीका से इसको बनाना सीखेंगे। अब बताइए कि 5 की इंटू में कौन था, तो 5 की इंटू में है एक्स स्क्वायर, तो बस शॉर्ट में बोल देंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर जो है 5 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर किसी भी क्वेश्चंस का पूछे कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो जिसका पूछेगा ना उसको छोड़कर जितना भी चीज है उसमें शामिल सबको बोल देना है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के मदद से और भी समझते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर वाई जेड, मतलब कि 7x स्क्वायर वाई जेड का जितने भी कोफिशिएंट है सबको फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 करके बताया गया है, और इससे आपको जितने भी कोफिशिएंट से रिलेटेड जितने भी डॉट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ 7 इज, मतलब कि 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इससे थोड़ा देर पहले पढ़ चुके थे कि फैक्टर क्या होता है, तो बताए थे कि फैक्टर को हम लोग इस तरीका से इनटू के फॉर्म में सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्योंकि जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बाकी जो बचेगा इतना आएगा, है ना, तो वही फैक्टर होता है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर वाई जेड, इसका जितना भी फैक्टर है ना सबका कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये हो गया, ये सारा का जितना भी फैक्टर, तो 7 भी फैक्टर, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, उसके बाद क्या x का कोफिशिएंट क्या होगा, और फिर x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर एक साथ है, तो हम लोग दोनों को एक साथ बोलेंगे कि ये दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट हम सिर्फ अकेले का ही पूछेंगे, हो सकता है कि कोफिशिएंट ये दोनों का पूछा जाए कि वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कौन किसके गुना में है, ठीक है, कौन किसके गुना में है, ठीक है। शॉर्ट में याद करने का तरीका, अब देखिए 7 का कोफिशिएंट कौन होगा, तो बताइए 7 के मल्टीप्लाई में कौन कौन है, तो ये सारा हो जाएगा, है ना। 7 के मल्टीप्लाई में ये सारा है, मतलब इस 7 को छोड़कर सारा को लिख दो, जितना भी वहां पे है सारे चीज को लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई जेड बनेगा, यानी कि इसको एक्सेप्ट इसको 7 को क्या बताए थे, शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या है कि जिसका पूछा जाए उसको छोड़कर जितना भी इसमें है कंपोनेंट सबको लिख दो, ठीक है। तो बताइए 7 को छोड़कर क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया दूसरा में कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। इसी तरीका से अलग अलग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर सारा चीज लिख लेंगे हम लोग। बताइए एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या बचेगा, 7y/z, यानी ये दोनों को अगर यूज किया जाए, इसके बारे में पता किया जाए, तो बाकी कौन बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 7y/z। अब बताइए y को निकालना है। अब y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ y इज, तो बताइए कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बताइए y को छोड़कर सबको लिख देंगे। तो y को छोड़कर क्या बचेगा हमारा 7x²z, क्लियर है। तो इसी प्रकार से z का क्या हो जाएगा, तो बस z को छोड़कर सबको लिख देंगे। तो यही है कोफिशिएंट लिखने का तरीका, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर करके बता दिए थे। तो देखिए यहाँ पे ऑल फैक्टर को लिखना पॉसिबल नहीं, फैक्टर तो बहुत सारा हो जाएगा, तो बस कुछ कुछ का जिसका जिसका हम लोग डिनोट किया उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या होगा, तो जेड को छोड़कर सारा चीज लिख लीजिए। तो 7x²y, यही ना बच्चा, जेड को छोड़कर 7x²y, ठीक है। अब आगे क्या जानेंगे, और इसी में कभी कभी ये भी बोल सकता है कि पूरा 7x² का निकालिए, हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे कि 7x² का क्या होगा, तो अब बताइए क्या होगा, तो 7x² का पूछेगा, तो इसको छोड़कर क्या बचेगा yz, तो कह देंगे कि yz कोफिशिएंट है। तो बस जिसको पूछा जाए
उसको छोड़कर, है ना, क्या करेंगे हम लोग, सारे कंपोनेंट को लिख देंगे, जितना भी मतलब इस टर्म में जो कंपोनेंट बना, है ना, जो भी कंपोनेंट है टर्म को बनाने में जो जो चीज यूज हुआ उसको लिख देंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से पूछ देता कि वाई जेड का क्या होगा, तो वाई जेड का पूछेगा तो बोलेंगे 7x² है। क्लियर है। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें एक तरह का और क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि शॉर्ट में यहाँ पे हम स्टार लगा के दे देते हैं, और भी थर्ड एग्जाम्पल इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, इस तरीका से ऐसे। तो हम लोग पूछेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3x² 4x + 9 या जो भी है +9 ही लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि यही दिखा दे रहा। अब बताइए कि इसमें पूछा जाएगा कि x² का कोफिशिएंट कौन है। तो ये मत याद रखना कि x² का पूछा गया तो इसको छोड़कर सबको लिख देंगे, नहीं, बस हम लोग उसी टर्म में चलेंगे, जब इनटू के रूप में रहेगा ना उसी के पास जाना, ये नहीं, इधर नहीं देखना, प्लस माइनस को नहीं देखना, बस हम लोग को देखना जैसे यहाँ पे सारा क्या था, इनटू के फॉर्म में था तब ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इनटू के फॉर्म में। तो बताइए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट में कि कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में कोफिशिएंट ऑफ x² इज, बताइए x² के इंटू में कौन है, तो x² के इंटू में 3 है, तो क्या बोलेंगे कि 3 होगा। क्लियर है। बस यही हो गया जो हम लोग को बुक में दिया होगा इस तरह का क्वेश्चन। कभी कभी पूछेगा कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो बताइए x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्या दे देता है, अकेले पूछ देगा इस तरीका से और बोलेगा कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बताइए कि इस x का कोफिशिएंट क्या है, x का आगे क्या छुपा रहता है, 1, माइनस में तो -1 कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना। इस तरीका से क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं क्या इसके बाद। अब बताइए कि कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग को 2 तरह का मिल रहा था, है कि नहीं। देखिए क्या है कि एक कोफिशिएंट जब इसका निकाल रहे हैं तो एक नंबर में आ रहा है और बाकी सब वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोफिशिएंट का 2 टाइप्स होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो कोफिशिएंट का 2 टाइप्स है, कौन कौन है, तो पहला है वेरिएबल और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो पहला वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है। देखिए इसका कोफिशिएंट 7 का क्या है, ये है, तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो कहने का मतलब कि कोफिशिएंट का 2 टाइप्स होता है, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक बोल देंगे वेरिएबल कोफिशिएंट। ये समय से बुक में दिया नहीं रहता, फिर भी ऐसे ही डिस्कस हम लोग कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या और वेरिएबल कौन है। तो बस जो नंबर रहेगा यानी कि जो कांस्टेंट रहेगा वो न्यूमेरिकल हो जाएगा, और जो वेरिएबल आपको पता ही है कि जिसके साथ अल्फाबेट का कोई भी लेटर आ जाए तो वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद का जो टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या है, डिफाइन क्या है, ठीक है। तो डिफाइन देखते हैं। डिफाइन देखने के पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद के मान, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करते थे या उसका मान निकालते थे, उसी प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल के भी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं क्या है। तो डिफाइन में लिखा है कि इफ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पुट इन पॉलिनोमियल देन वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि मान के चलो कि जो वेरिएबल का जो दिया गया मान है, ठीक है ना, यदि उसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, मतलब कि रखते हैं वेरिएबल के जगह पे, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होता है, जिसे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के मान कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इफ x इज इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x² + 3x - 3। मतलब कि x का जब वैल्यू -3 है तो हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का एकदम बिल्कुल सेम नियम है जैसे हम लोग सीखे थे वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना, लेक्चर 2 में आप सीखे होंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी सीखेंगे। और वहाँ पे बताए थे कि अगर ये आप सीखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा,
है ना, 9th के नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए इस टॉपिक में काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको, अगर आप लोग पिछला लेक्चर पढ़े होंगे सेकंड लेक्चर को तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जब यहाँ 9th में तो इसी तरीके से बनाना है, वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन बताए थे। तो मान लेंगे कि लेट हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, px है ना। px क्यों बोले, क्योंकि x के टर्म में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ तो सब लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में इस सब का डिस्कशन हुआ है, ये सब चीज़ का, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा प्रीवियस लेक्चर, काफ़ी समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बताइए हमारा क्या है, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको क्या मान लेंगे, px इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या दिया है। तो हमारा जो x का जो वैल्यू है वो दिया है कि x का वैल्यू -3 है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना होगा इस क्लास में। हाँ, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डायरेक्ट रख देते थे, लेकिन अब पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ हम लोग नाम देंगे, क्योंकि इसका संकेत के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि पॉलिनोमियल का क्या क्या सिंबल होता है। तो उसी प्रकार से, ठीक है। तो देखिए px मान लिया, आप क्या करा है, इसका मतलब है कि x के जगह पे -3 को रखो। तो x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -3। अब हम लोग को पता है कि ये इंटू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x के जगह पे -3 का होल स्क्वायर, देख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे आपको कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, -3 है। नेक्स्ट लाइन में क्या चलेंगे, 3 इंटू, बताइए x का वैल्यू क्या पुट करना है, फिर से -3 है, और लास्ट में कितना है, -3 है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और क्या, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, देखिए पहले स्क्वायर को करेंगे पूरा। तो बताइए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो बताइए 3 3 या 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सब चीज़ तो आपको आता है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू +9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे क्या होगा अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, पहले इंटू करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा 9, और लास्ट में कितना रहेगा 3। इसको और कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 54 होगा। 6 का टेबल अगर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 54, है ना। उसके बाद क्या है, -9 -3। अब यहाँ से क्या बाबू, तो पहले ऐड करेंगे, तो सेम साइन को ना ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेम साइन मतलब 2 गया, अकेला हो गया, प्लस में है, हम लोग को पता है। तो पहले इसको कर लेंगे ऐड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54 - 12। और इसको प्लस माइनस आपको करने आता है कि नहीं, तो प्लस माइनस करके कितना बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 42। तो कहने का मतलब हो गया कि 42 जो है ना वो पॉलिनोमियल का वैल्यू है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कब है, जब यहाँ पे x का वैल्यू जब -3 था, तो गिवन पॉलिनोमियल जो था इसका वैल्यू क्या आया, हमारा 42 आया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीका से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है हमारा, तो x का वैल्यू है -1/7, ठीक है। तो -1/7 है x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए -1/7, तो कौन सा पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है 9x², ठीक है, 9x² - 4x, है ना, +7, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीका से जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा देर पहले इसको सीखें। तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि लेट px, x के टर्म में है ना, अगर y के टर्म में होगा तो यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे px क्या है, 9x² - 4x +7, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब हम लोग को पता है कि हमारा जो x जो है वहाँ पे -1/7 पुट करना है। यही तो डिफिनेशन है कि मतलब कि जो गिवन वैल्यू है वेरिएबल का उसको पुट कर दो पॉलिनोमियल में। तो गिवन वैल्यू कितना है, देखिए हमारा जो गिवन वैल्यू है वो है -1/7। तो -1/7 को पुट कर देंगे। तो -1/7 देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1/7। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर, उसके बाद -4 × -1/7
7, ठीक है, और लास्ट में क्या था +7, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का क्या तरीका है, तो पहले स्क्वायर कर लेंगे। तो बताइए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी कि -1/7 को हम लोग 2 टाइम्स कर रहे हैं, यानी कि -1/7 इंटू -1/7, तो माइनस माइनस प्लस और 7 7 जा 49, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कितना 1/49, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसके बाद क्या है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आगे क्या है, अब देखिए इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4/7 +7, ठीक है। अब इसको और इंटू कर लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 9/49 प्लस 4/7 प्लस 7/समथिंग, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो आप इसको बनाने आता होगा आप लोग को, कर लीजिए। तो बताइए कितना हो गया एलसीएम हमारा 49 होगा, थोड़ा सा अलग मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। बताइए 49 के टेबल में 49 1 टाइम्स में आता है, तो यहाँ 1 इंटू हो जाएगा 9 प्लस 7 7 जा 49, तो यहाँ 7 इंटू हो जाएगा, तो 7 4 7 जा 28, 1 के टेबल में 49 टाइम्स में, तो यहाँ 49 से इंटू करेंगे, तो बताइए कि 49 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, बताइए 63 है ना, 9 7 63 और 4 7 28, 28 से 2 30, 30 और 4 34, मतलब कि इतना होगा, ठीक है, 343 है ना। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 49 में 7 से इंटू करना है, ठीक है, 9 7 जा 63, हाथ में हो गया कितना बचा हमारा, कैरी में 6 बचा, 4 7 जा 28 और 28 में 6 को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, तो 34 होगा, सही है, क्लियर यहां तक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां से ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बताइए ऐड होकर कितना होगा, 49 तो नीचे है ही, रहेगा ही, ठीक है, नीचे ब्लैक से ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करने आता है कि नहीं, इतना +28 + 9 हो गया, ऐड कर लिया जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 17 3 20 है ना, 2 हो गया, 2 2 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 का 3, यानी हमारा आंसर हो गया 380/49। तो ये क्या हो गया हमारा, इस है ना, ये जो हमारा गिवन जो पॉलिनोमियल था उसका वैल्यू हो गया, कब, जब x का वैल्यू 1/7 इस पे रखे थे तब, ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप लोग हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग अलग टाइप्स होता था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, उसी प्रकार से पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें बहुत से टर्म है अलग अलग बेसिस पे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कहीं कहीं हेडिंग में ये भी लिखा रहता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो वैसे हम लोग देखेंगे, तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब हुआ कि बहुपद का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। तो बताइए यहाँ जो क्लासिफिकेशन हुआ है पॉलिनोमियल का वो दो चीज के आधार पे हुआ है। पहला क्या है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, या फिर इसको हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं ना, डिग्री क्या, डिग्री ही रहता है बुक में दिया हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिनोमियल को हम लोग दो टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं, दो टाइप से, ठीक है। तो जिसमें पहला टाइप्स क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है और दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पावर है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन में रखा गया पॉलिनोमियल के और भी टाइप्स के बारे में, जिसका हम लोग करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आगे। पहले शुरू करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है ना, तो यहाँ पे लिखा गया है
कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का 3 टाइप्स यहाँ पे लिखा गया है ना। किसके आधार पे? टर्म्स के आधार पे। टर्म्स का मतलब कि बस उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए, वही ना, टर्म वही वेरिएबल या कांस्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला टर्म्स है इसका मोनोमियल, ठीक है, दूसरा क्या है बाइनोमियल, और तीसरा क्या है ट्रिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे जैसे कि आपको डिफाइन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या मोनोमियल का डिफाइन क्या है? इसी तरीका से हम लोग सारे चीज का डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो डिफाइन है कि द पॉलिनोमियल, वहां पढ़ते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या, कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच हैव ओनली वन टर्म, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे मोनोमियल का डिफिनेशन कि द पॉलिनोमियल इन व्हिच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, मतलब कि वैसा बहुपद जिसके पास में केवल एक टर्म हो, ठीक है। तो बताइए एक टर्म क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया मोनोमियल। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बाइनोमियल क्या है, तो लिखा डिफिनेशन क्या है बाइनोमियल का, द पॉलिनोमियल इन व्हिच हैव ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पॉलिनोमियल मतलब वैसा बहुपद है ना जिसके पास में केवल 2 टर्म हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है बाइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल के एग्जांपल जैसे कि दिखा दे रहा है क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5, तो इसमें तो 2 ही टर्म है ना। एक क्या है 5x स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7, तो इसमें कितना टर्म है, सब में 2 टर्म है। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो जैसे कि सेकंड एग्जांपल यहाँ लिखा गया था, उसमें क्या 3x स्क्वायर माइनस 7 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 7 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा एक एग्जांपल बाइनोमियल का हो गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि 5 है तो 5 भी कुछ भी दे सकते हैं, बस 2 टर्म होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 टर्म है कि ना, एक वेरिएबल है और एक क्या है कांस्टेंट है। तो हमारा ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। अब क्या जानेंगे हम लोग ट्रिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ट्रिनोमियल का डिफिनेशन क्या कहता है, द पॉलिनोमियल इन व्हिच हैव ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल या ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जांपल क्या है ट्रिनोमियल का 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, कुछ भी बोलेंगे बस 3 टर्म होना चाहिए, है ना। तो बुक जैसे हमारा स्क्रीन पे क्या एग्जांपल है 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x, है ना। तो हम लोग अपना एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो दिया वही लिखेंगे, है ना। तो बोलिए खुद से, जैसे एक ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्रिनोमियल समझ में आ गया। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मोनोमियल को बोलते हैं एक पदी, हिंदी में बोला जाता है एक पदी बहुपद, है ना, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद ऐसे बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही समझ लेंगे। मोनो का मतलब एक, बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला, ठीक है। अब शुरू करते हैं सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या तो डिग्री, ठीक है। तो देखिए डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। अच्छा दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में पी का मतलब पॉलिनोमियल समझिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघातीय बहुपद। और चौथा क्या है, तो चौथा टाइप क्या है, फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 4 होगा, ठीक है। फिर इस तरीका से जिसमें पावर 5, 6, 7, तो ऐसे तो बहुत सा हो सकता है ना, बस हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना जरूरी है। ऐसे तो इसमें बहुत सा टर्म हो सकता है ना, कोई जरूरी है कि बस ट्रिनोमियल होगा, क्वाड्रिनोमियल होगा,
जिसमें 5 गो फिर टर्म आएगा तो उसका भी अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सा हो सकता है। तो बस हम लोग को जितना जरूरी है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के क्या डिफिनेशन है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, और इसका डिफिनेशन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो। डिग्री का मतलब आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में सीखा है ना डिग्री का मतलब, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री कहलाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखे थे पावर के आधार पे या डिग्री के आधार पे। तो बताइए लीनियर पॉलिनोमियल, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या एग्जाम्पल है। तो लिखा है 3x - 5। अब बताइए, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में एग्जाम्पल दे रहे हैं सबका, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का शॉर्ट में एल पे लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है क्या, 3x + 5, ठीक है। तो 3x + 5 जो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बताइए 3x + 5 जो है ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है ना वेरिएबल पे वो कितना है, 1 है। आपको पता है कि पावर छुपा हुआ रहता है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ इस पे पावर 1 है और हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब बताइए इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि हमको पता है कि कांस्टेंट के साथ हमेशा 0 पावर होता है ना। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि QP शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो सबसे पहले इसका डिफाइन पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। तो इसका डिफाइन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि जिस बहुपद का डिग्री, यानी कि हिंदी बोलते हैं उसको घात 2 हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री कहने का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, सबसे अधिक वाला पावर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा है उसी को लीजिए, अपना मन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, 5x² - 6x - 3, ठीक है। 5x² - 6x - 3, है ना। अब बताइए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितना है, 0, है ना, हम लोग को तो पता है। तो जहाँ पे पावर 0 है इसका वैल्यू 1 ही ना होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को, अब देखिए जैसे कि साइड में लिखा गया है कि इसका क्या फॉर्म हो सकता है। फॉर्म का मतलब रूप, क्योंकि अगर हम लोग कभी कभी बच्चे लोग डिफाइन कर देता है कि सर ये भी तो लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि इस पे भी पावर 1 है। तो हाँ लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन ये सेम चीज के टर्म में नहीं है। तो इसीलिए तो पढ़ाए थे कि पॉलिनोमियल को हमेशा x के टर्म में या तो सिर्फ y के टर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो बस हम लोग कहेंगे कि नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग इसका जो फॉर्म लिखेंगे, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या रूप हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का रूप होता है, देखिए यहाँ पे ax + b, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो कहेंगे कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का रूप है, मतलब कि फॉर्म है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म है कि नहीं, देखिए ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस फॉर्म में लिखा है ax + b के फॉर्म में, मतलब a के जगह पे 3 है और b के जगह पे 5 है। क्लियर है इसका फॉर्म। और उसमें तो लिखा गया है, लास्ट में लिखा है ना कि इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, और उसी के ब्रैकेट में लिखे हैं ax + b,
है ना, जहां लिखा हुआ कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा ना, तो फिर तो ये लीनियर बचेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर पावर ही सब खत्म हो जाएगा इसका। तो इसीलिए ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या फॉर्म होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a वाला 0 हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा 0 ना बन जाएगा। अब पूरा 0 बन जाएगा तो इसका हाईएस्ट पावर तो 1 हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर बन जाएगा ना, इसीलिए a का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल भी बता दिए और इसका फॉर्म बता दिए कि इसका रूप कैसा होता है ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, सीपी, क्यूबिक पोलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो बताइए आप लोग कि क्यूबिक पोलिनोमियल को पहले डिफाइन देखते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिफाइन है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, कितना सिंपल है, एक के साथ एक फ्री है। तो मतलब कि जिस पोलिनोमियल का घात यानी कि डिग्री 3 हो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या है क्यूबिक का, 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल में एकदम वही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल अपना मन से कुछ लेते हैं अलग। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसे लिखेंगे 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 6। बताइए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है बताइए। तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है 3, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या फॉर्म हो सकता है, तो इसका फॉर्म हो जाएगा देखिए इस तरीका से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर है, जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा बताइए, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जिसका पावर कितना होगा, मतलब जिसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इरेज कर दें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक को शॉर्ट में लिखेंगे BQ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखेंगे BQ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं। तो डिफाइन तो लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, ऐसे 3x पे पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 पावर, यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्म कैसा होगा, तो इसका फॉर्म ऐसा होगा देखिए ax पे पावर 4, उसके बाद होगा bx पे पावर 3, cx पे पावर 2, है ना, dx पे पावर 1 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा e रहेगा। मतलब ये इसका फॉर्म है, फॉर्म मतलब रूप, मतलब इस रूप में रहेगा, ठीक है। अब इस रूप में क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस रह सकता है, ठीक है, याद रखिएगा सब में कहीं भी। जैसे यहाँ भी देखिए लीनियर में भी प्लस माइनस है कि नहीं, तो उसी प्रकार से प्लस माइनस हो सकता है, उससे हम लोग को मतलब कि कोई जरूरी नहीं है, लेना देना नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस हो सकता है, बस हम लोग को फॉर्म देखना है कि देखिए क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सिखाए थे पॉलिनोमियल का, कि पावर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना पावर, देखिए 4 3 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पावर होगा, इसका मतलब 1, तो इसको लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के बाद, और इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा तो क्यूबिक बन जाएगा, है ना। तो चलिए ये सब चीज इतना भी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। और यहाँ तक कि सारा चीज मतलब कि आपको यहाँ मिल ही जा रहा है ना, नोट्स दिखा दे ही रहा, स्क्रीन पे आ ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, है ना। जीरो पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या है, तो सबसे पहले इसका डिफाइन देखते हैं। तो इसका डिफाइन है कि बोलता है यहाँ पे कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बहुपद में जितने भी टर्म्स है ना, बहुपद में जितने भी टर्म्स है यदि उसका कोफिशिएंट जीरो है तो हम कहेंगे कि वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, जीरो। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या डिफिनेशन कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपको जो बता रहे थे एक्सेप्शन में है। तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल है, क्या है इसमें जीरो पॉलिनोमियल में, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबका कोफिशिएंट जीरो, देखिए 0x² प्लस 0x पे पावर 1 प्लस 0 कुछ भी। तो बताइए कोफिशिएंट मतलब क्या, पढ़े थे ना कोफिशिएंट कि कौन किसके गुना में है। तो देखिए तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो है कि नहीं, तो कह देंगे कि हाँ हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है भाई, तो देखिए कभी कभी हम लोग पॉलिनोमियल में एग्जांपल ले लेते हैं कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ओनली 4 भी। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो बताए थे तो कांस्टेंट नंबर है, तो इसका नाम दे देंगे कि ये हमारा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिफाइन क्या है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिफाइन है, इसको डिफाइन पढ़ेंगे कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। तो वही बन गया क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल जो देखिए सॉरी यहाँ पे है, ये हो गया 3 + 4 जो भी है, ठीक है, या ओनली 3 भी लिखेंगे। तो बताइए कि इसमें जो डिग्री है इसका क्या है, जीरो है कि नहीं। बताया था ना कि किसी भी नंबर के साथ में अपना मन से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए हमारा क्या हो गया, इसका डिग्री क्या है, जीरो ही है ना। तो कहेंगे कि हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब बताइए x पे पावर 0 है तो इसका मतलब तो वैल्यू 1 होता है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर ये नहीं याद है तो बस शॉर्ट में याद रखिए कि जो अगर नंबर है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में आप इस माध्यम से बता सकते हैं कि फीडबैक दे सकते हैं आप अपना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।